नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। तो वैसे तो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों भूकंप के बारे में कि ये भूकंप है वो क्यों आता है। और जैसे अभी आपने देखा कि थंबनेल में भी कि न्यूज़ वगैरह में भी आपने देखा होगा कि जापान के अंदर है वो भूकंप आया हुआ है और उसके बाद वहाँ पर सुनामी का अलर्ट भी जारी हुआ है। तो ये भूकंप आपने कहीं बुकों में भी पढ़ा होगा कि जापान में ही सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो उसका कारण क्या है कि जापान में ही भूकंप ज़्यादा क्यों आते हैं, आज उन चीज़ों को हम समझेंगे। और भूकंप क्यों आता है उस चीज़ को भी समझेंगे। भूकंप को कैसे मापा जाता है, मापने की इकाई क्या होती है, यंत्र क्या होता है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी जापान के अंदर भूकंप आया हुआ है और वहाँ पर 7.4 तीव्रता का जो भूकंप है वो दर्ज किया गया है। तो भूकंप है वो सिस्मोग्राफ में दर्ज किए जाते हैं, जिसमें एक इकाई होती है रिएक्टर स्केल नाम की, और उस रिएक्टर स्केल में भूकंप को मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ के अंदर एक चलता रहता है ग्राफ सा, और वो ग्राफ बनता है उसमें। तो उस ग्राफ पर वो कितनी तीव्रता का जो भूकंप आया है वो बता देता है। तो जैसे 0 से 0.9 तक का जो भूकंप है वो इतना नहीं होता, वो मतलब नॉर्मल होता है। और उसमें हमें वो सिस्मोग्राफ के अंदर ही आता है, लेकिन हमें उसका महसूस नहीं होता वो। और उसके बाद में अगर हम देखते हैं 1 से लेकर 1.9 या फिर 2 या 3 या 4 जो रिएक्टर स्केल तक अगर भूकंप आ जाता है तो उसमें क्या है, महसूस होने लग जाता है भूकंप। और जो दीवारों पे है, जो कोई सीनरी वगैरह लगी हुई है या फिर कोई फैन है, तो वो क्या होते हैं, थोड़े से हिलने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में की बात करते हैं हम, या 5 से ज़्यादा जो भूकंप आते हैं उसमें क्या है, फिर नुकसान होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी जापान के अंदर जो भूकंप आया है वो 7.4 जो रिएक्टर स्केल का जो भूकंप आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 चीज़ें होती है, एक सिस्मोग्राफ होता है, एक रिएक्टर स्केल होती है। सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है भूकंप मापने का, और जो रिएक्टर स्केल होती है वो एक इकाई होती है भूकंप मापने की। तो रिएक्टर स्केल के अंदर भूकंप को मापा जाता है। तो देखिए पूरी जो पृथ्वी है वो क्या है, कुछ प्लेटों के अंदर डिवाइड की गई है। तो वो प्लेटें क्या करती है, जब मूव करती हैं तो पृथ्वी के अंदर आपको पता है कि एक जो तरल पदार्थ है जिसको हम मैग्मा कहते हैं, तो वही मैग्मा जब पृथ्वी से बाहर आ जाता है तो हम उसको लावा कहते हैं। ये भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस होता है। तो जो पृथ्वी के अंदर जब तक वो है उसको हम मैग्मा कहेंगे, और जब वो पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। ये चीज़ एक ही है, वो अंदर है तो मैग्मा बोल दिया जाता है, बाहर है तो हम उसको लावा बोल देते हैं। और क्या होता है कि ये पृथ्वी जो मुख्य रूप से जो पृथ्वी जो बंटी हुई है वो 7 प्लेटों के अंदर बंटी हुई है। तो ये जो प्लेट, वैसे छोटी-छोटी और बहुत सारी प्लेटें भी हैं। जैसे एक वैज्ञानिक हुए हैं वैगनर, उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। तो उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो जिनका बेस ज्योग्राफी है, जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है। वो थोड़ा-सा मुश्किल टॉपिक है, वो कभी फिर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ़ आपको एक रिव्यू बता रहा हूँ कि भूकंप का। तो उसमें देखिए क्या होता है कि जो वो प्लेटें होती है, वो क्या होता है कि एक-दूसरे की तरफ, या तो वो प्लेटें ऐसे, जैसे प्लेटें हैं 2, वो या तो एक-दूसरे की तरफ गति करेंगी, या फिर वो ऐसे एक-दूसरे से आगे-पीछे करेंगी, या फिर वो ऐसे एक-दूसरे से दूर जाएँगी। और ये 3 गतियाँ होती हैं जिसको हम, जो एक दूसरे की तरफ अगर वो प्लेटें आती हैं तो हम उसको बोलेंगे अभिसारी गति, और अगर वो दूर जाती है तो हम उसको बोलेंगे अपसारी गति, और जब वो बराबर एक दूसरे से ऐसे करती है तो उसको बोलते हैं हम संरक्षण गति। तो ये 3 प्रकार की जो क्या होती है, प्लेटों की गति होती है, इन्हीं के द्वारा क्या होते हैं, भूकंप। और सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी जो भूकंप होगा, वो प्लेटें जब आपस में टकराएँगी ना, वो भूकंप है वो ज़्यादा विनाशकारी भूकंप होता है। तो उससे और ये प्लेटों का जो मूवमेंट होता है, जो प्लेटों की जो गतियाँ होती है, उसी को ही बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक। तो ये प्लेट टेक्टोनिक नाम की एक थ्योरी भी है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें सारी प्लेटों के बारे में भी जानकारी मिलती है। छोटी-छोटी और बहुत सारी प्लेटें हैं उनको। तो ये प्लेटें भी 2 टाइप की होती है, एक महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं, एक महासागरीय प्लेटें होती हैं। महाद्वीपीय यानी जैसे हमारा
जैसे आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा, उस वर्ल्ड के मैप में क्या होता है, जो पृथ्वी है वो 7 अलग-अलग भागों में डिवाइड की गई है। तो उन सातों को हम क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। और एक जो पूरा एरिया, पानी वाला एरिया है, उसको महासागर बोलते हैं। उन महासागरों के भी अलग-अलग नाम दिए गए हैं, वो भी आपस में एक-दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो उनको अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नाम दिया है। जैसे कोई सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया। नीचे वाला जो अंटार्कटिका महाद्वीप के पास है, उसको हम अंटार्कटिका महासागर भी बोल देते हैं, दक्षिण प्रशांत महासागर भी बोल दिया जाता है। फिर आज से आगे भी जो अटलांटिक महासागर है, उसको भी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी अलग-अलग बँटे हुए हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे वैगनर ने जो थ्योरी बताई थी, उसमें क्या कहा था, जो ये 7 जो हमारे महाद्वीप है, पहले ये एक टुकड़ा था, सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा, आपस में सारे एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। और बाद में जैसे-जैसे पृथ्वी के अंदर कोई हलचल पैदा हुई, तो उसमें क्या हुआ, ये टुकड़े अलग-अलग डिवाइड हो गया। तो उस जो एक टुकड़ा था ना, उसी संपूर्ण पृथ्वी का, उसी को हम पैंजिया बोलते थे पहले, जो पैंजिया कहा जाता था। उसके चारों तरफ क्या था, जो पानी था, उसको बोला जाता था पैंथालासा महासागर। जैसे ये जो पृथ्वी वाला जो टुकड़ा है, वो टूटकर अलग 2 भागों में डिवाइड हो गया, फिर जो चारों तरफ इसके पानी था, वो बीच के अंदर आ गया, तो उसको हमने क्या बोल दिया गया, उसको बोलते हैं टैथिस सागर। और तो ऐसे ये क्या है, जो पृथ्वी के जो प्लेटें हैं, वो अलग-अलग भागों में डिवाइड हो गई। तो ये प्लेटें जब आपस में क्या करती हैं, गतियाँ करती है, तो गति करने से फिर जो झटके महसूस किए जाते हैं, उसको हम भूकंप कह देते हैं। तो पृथ्वी के अंदर भी जैसे पृथ्वी को जो नीचे जो अंडर वाला पार्ट है, उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। जैसे ऊपर की जो परत है, उसको हम भूपर्पट्टी कहते हैं, फिर दूसरी है जो मेंटल कहते हैं, फिर है क्रोड है। जो मेंटल वाला जो भाग है ना, जो बीच वाला जो भाग है, उसमें जो मैग्मा होता है, वो तरल जो पदार्थ होता है ना, वो उसी में होता है। और उस तरल पदार्थ के ऊपर जो हमारी भूपर्पट्टी की जो ये प्लेटें हैं, वो क्या करती है, तैरती रहती हैं। और वो जब तैरती रहती है, जब वो एक दूसरे से टकराती है या एक दूसरे से दूर जाती है या फिर एक दूसरे से संरक्षण गति करती है, तो उसमें क्या होता है, फिर एक झटके लगते हैं। तो वो झटके लगने से हमें जो महसूस होते हैं वो झटके, उसी को हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। तो यही भूकंप होता है। और ज्वालामुखी भी एक अलग होता है। ज्वालामुखी में क्या होता है कि जो मैग्मा जो अंदर जो तैर रहा है ना, जो तरल पदार्थ, वही पृथ्वी के अंदर जो गैसें हैं, उस गैस के कारण कई बार क्या होता है, वो पदार्थ ऊपर बाहर इतना प्रेशर लगता है अंदर से, तो वो बाहर आने की कोशिश करता है। जो पृथ्वी की जो ऊपर वाली जो परत है, उसको वो क्या करता है, उसमें छेद करके वो बाहर आ जाता है। तो बाहर इतनी स्पीड से आता है, तो ऊपर मतलब उसकी लावा की जो नदियाँ बहने लग जाती है। तो कई जैसे हमने पढ़ा हो कि जो ज्वालामुखी है, वो सक्रिय ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, वो भी कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें भी अगर ज़्यादा उसका नीचे से प्रेशर लगता है, तो वो बहुत जो मैग्मा है, वो बहुत मात्रा में आता है। उसके साथ बहुत से चट्टानी पिंड भी आते हैं, उनके भी अलग-अलग नाम दिए हुए होते हैं। ये थोड़ा ज्योग्राफी का पार्ट है, तो ये हम कभी फिर चर्चा करेंगे इस पे। आज हमें सिर्फ यही चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जो भूकंप है, वो क्या चीज़ है, क्यों आते हैं, ये प्लेटों की किस गति के कारण आती हैं। तो सबसे जो मेन वो है, हमें यही समझ आया कि जो ये प्लेटें हैं, ये गति करती हैं, और इनकी गति से ही क्या आता है, जो झटके लगते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। जिसको मापने की जो इकाई होती है, वो रिएक्टर स्केल होती है। सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है, जिसमें ग्राफ बनते रहते हैं, और उसको भूकंप का जो मापन यंत्र भी हम कहते हैं, भूकंप अभिलेख यंत्र भी हम उसको कह सकते हैं। तो ये उसका नाम सिस्मोग्राफ है। अब देखिए, मैंने ये कि तो आपने सुना होगा कि जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो जापान में ये सबसे ज़्यादा भूकंप आने का कारण क्या है? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो ये प्लेटें होती हैं ना, ये प्लेटें टकराती है। तो जापान क्या है, तो जो 2 प्लेटें हैं ना, उनके सिरे पर है जापान, यानी एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, इनके बिल्कुल सिरे के ऊपर बसा हुआ है जापान। तो इन प्लेटों में मूवमेंट होती रहती है, और जब ये प्लेटें आपस में टकराती है या दूर होती है, तो इसमें क्या होता है, तो उसमें झटके महसूस होते हैं। तो जापान इस लोकेशन पर ही है, प्लेटों का जो सिरा वाला जो लोकेशन है, वहाँ पर बसा हुआ है। तो इसीलिए जापान के अंदर क्या है कि सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो यही कारण है जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आने का। और जो प्लेटों वाला जो सिरा है, ये महासागरों
के अंदर भी है, प्रशांत महासागर के अंदर ही है, जिसे हम रिंग ऑफ फायर्स कहते हैं। तो उसके जो प्लेटों का जो सिर है वहाँ पर ज्वालामुखी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, और इतने जो सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं कि प्रशांत महासागर में दूर से मतलब ये लगता है जैसे कोई वहाँ पर आग जल रही हो। तो इसलिए उस जो पट्टी है वो एक प्रकार की जो सिरे जो ये प्लेटें हैं, इनके सिरे पर जो पट्टी है उसमें कतार में वो आती है ज्वालामुखी, तो उसको हम बोल देते हैं कि प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अग्नि मेखला रिंग ऑफ फायर है वो कौन से कौन से महासागर के अंदर है? तो वो प्रशांत महासागर के अंदर है। तो प्रशांत महासागर के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी आते हैं, सबसे ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं, वो प्लेटों का जो किनारे वाला जो एरिया है वहाँ पर जो सक्रिय जो संवेदनशील जो एरिया है, सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं या सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो उस रिंग ऑफ फायर जो प्रशांत महासागर के अंदर है, उसी के पास में ही क्या है, ये जापान बसा हुआ है। तो इसी कारण क्या होता है कि जापान के अंदर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे हम कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन देखिए हम जापान से भी एक लेसन सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारे वर्ल्ड में जो सबसे पहले जो परमाणु बम, अगर आज तक तो वो ही गिराए गए, उसके बाद तो कहीं गिराए नहीं गए, तो सबसे पहले या सबसे लास्ट कह दो, जो भी परमाणु बम गिराया गया है वो उस पे जापान पे ही गिराया गया है। 1945 के अंदर 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी नाम की जगह है जापान में, वहाँ पर बम गिराए गए थे, परमाणु बम। तो पूरे जापान को तहस नहस कर दिया गया था, और उसके बाद जापान ने अपने आप को कैसे डेवलप किया, जो आज है वो जापान एक विकसित देश के अंदर आता है। देश दो टाइप के होते हैं, एक विकसित देश होते हैं, एक विकासशील देश होते हैं। तो विकासशील देश क्या होते हैं कि जो आज पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, जो इस कतार के अंदर लगे हुए हैं डेवलप वाले में, लेकिन विकसित जो पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुके हैं उनको, तो उसमें जापान है वो विकसित देशों के अंदर आता है। इंडिया है वो एक विकासशील देश है, इंडिया विकसित देशों में नहीं आता है। तो देखिए जापान को इतना मतलब 1945 के अंदर जापान पूरी तरह से तहस नहस हो गया। उसके बाद में जापान ने इतनी तरक्की करके अपने आप को इतना डेवलप्ड कर लिया कि आज वो विकसित देशों के अंदर आता है। और एक बात ये भी है कि जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो यानी भूकंप तो आते ही रहते हैं। 2011 के अंदर जापान में 9 जो तीव्रता वाला जो भूकंप आया था, 9 पॉइंट कुछ तीव्रता का भूकंप आया, तो 9 पॉइंट जो भूकंप है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो उसमें तो जापान की बहुत सारा जो लॉस हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, फिर भी जापान ने अपने आप को देखो उस स्थिति में ढाल लिया, अपने आप को विकसित करके रखा है। तो यानी बहुत बड़ी बात है ये दोस्तों। तो ये चीज़ हम अपने लाइफ में भी सीख सकते हैं कि अगर ये झटके हैं ना, ये आते रहते हैं, चाहे लाइफ में हो चाहे कैसे भी हो, तो इन झटकों से हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, समायोजन करना आना चाहिए, उसका अनुकूलन करना आना चाहिए हमें। तो जब तक हमारे अंदर समायोजन की स्थिति नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं कि हार मान लेते हैं, हार जाते हैं कि मेरे से नहीं होगा। तो आप जापान को ही देख लीजिए, इतने ज़्यादा भूकंप आते हैं वहाँ पर, तो लोगों के जो घर है वो भी लकड़ियों से बने हुए होते हैं। तो उनको पता मतलब ऑफिस गए हैं, पता ही नहीं कि वापस आएँगे तब घर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या है, मतलब जो लोग हैं वो काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये नहीं कि बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे तो यहाँ क्या है कि 60 साल के हो गए या 70 साल के हो गए, तो फिर क्या करते हैं कि बस भाई आराम चिल करते हैं कि बहुत उम्र हो गई भी काम करते हुए। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर सब बराबर काम करते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। तो वहाँ पर जो नागरिक है ना, जापान के नागरिक, वो बहुत ज़्यादा मेहनती है। तो उनकी मेहनत के बल पर ही आज जो जापान है वो एक डेवलप्ड कंट्री बना हुआ है। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में भी इन चीज़ों को सीखना चाहिए, उस देश से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, उस कंट्री से हमें कुछ सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने आप का जीवन का एक बैलेंस बना के चल सकते हैं। बहुत देखो, वो तो एक इतना बड़ा देश है, फिर भी अपने आप को संभाले हुआ है, हमें तो सिर्फ खुद को ही संभालना है। तो अगर हम खुद के जीवन में इस चीज़ को अप्लाई करें, अगर हमारे जीवन में कोई दुख आता है, कोई असफलता आती है, तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। मतलब कहने का मुद्दा जो यही है कि हमें उस चीज़ को फेस करने का
या फिर उससे निकलने का तरीका आना चाहिए। और हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी रहना चाहिए, ऑलरेडी तैयार रहना चाहिए कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। तो ये नहीं कि बस हम पूरी तरह से टूट जाएँ कि भाई मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था, कि मेरे साथ ही क्यों होता है, ये क्या हो गया। तो ऐसी चीज़ें अगर हम सोचते हैं तो हम जीवन में क्या करते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जैसे जापान आगे बढ़ता जा रहा है इतनी मुसीबतों का सामना करते हुए, तो हमें भी क्या है, अपने जीवन में ऐसे ही बढ़ते चलना है, अपने आप को डेवलप्ड बनाना है, अपने आप को डेवलप रखना है। तो कभी भी कोई भी अपने जीवन में हार ना माने और हमेशा तरक्की करता रहे और हमेशा अपने आप को एडजस्ट करके रखें, अपने जीवन का बैलेंस बनाए रखें। कभी भी कोई भी स्थिति आ जाए उसका मतलब हिम्मत से और बहादुरी से सामना करें। तो हार नहीं माननी है दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। तो आज बस ये टॉपिक था थोड़ा-सा मन में, तो मैंने सोचा चलो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आपने देखा होगा कि जापान के अंदर अभी बहुत बुरा हाल है। समुद्र के अंदर भी सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहाँ पर क्योंकि ये जो भूकंप आते हैं वो समुद्र के अंदर, देखिए सुनामी और भूकंप में क्या डिफरेंस होता है मैं ये और बता देता हूँ। जब सरफेस एरिया पे जो झटके महसूस होते हैं, जो पृथ्वी में जो प्लेटों के अंदर जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं भूकंप। और वही चीज़ जब समुद्र के अंदर होती है तो उसमें समुद्र में क्या होता है, बड़ी लहरें उठती हैं पानी की। तो उन लहरों के उठने को ही हम क्या कह देते हैं, सुनामी कह देते हैं। बाकी और कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है। समुद्र में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं, सरफेस पे आने वाले जो भूकंप है उसको हम भूकंप कह देते हैं, अर्थक्वेक कह देते हैं। तो अभी भूकंप सरफेस एरिया पर वहाँ पर आया हुआ है, तो समुद्र में भी आ सकता है, ये चीज़ें भी वहाँ पर अलर्ट की गई है। तो प्रे करेंगे हम गॉड से कि जापान में जो लोग हैं वहाँ पर उनको कम से कम नुकसान हो और वहाँ पर कोई जान माल की हानि ना हो। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वहाँ पर लोग हैं वो सुरक्षित रहें और उनको जो दिक्कत आ रही है उन दिक्कतों का वो बहादुरी से सामना करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।